हेलो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी व्यूअर्स, आप सभी स्टूडेंट का। तो आइए जो है इसी चैप्टर में आगे हम बढ़ते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, 2 वीडियो इस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा तीसरा वीडियो होगा। और इसके पहले जो हमने बताया था, ग्राफ विधि द्वारा किसी समीकरण को सॉल्व करना, प्रतिस्थापन विधि द्वारा किसी समीकरण को सॉल्व करना और विस्थापन विधि द्वारा किसी समीकरण को सॉल्व करना। तो उसकी जो वीडियो है उसका ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पर जा कर के आप उसको देख सकते हैं। आज का जो मैं क्लास लूँगा वो बीजगणित विधि से कैसे हम समीकरणों को सॉल्व करते हैं उस पर हम उसके टॉपिक को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन हम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीजगणित विधि के बारे में समझ लेते हैं कि बीजगणित विधि सॉल्व किसी की जाती है। एक एग्जाम्पल में लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये मान लिया आपके सामने एक इक्वेशन है 2x + 3y = -5। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, दिख रहा है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया x - 5y = 3 ले लिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये दोनों समीकरण आपके सामने हैं और इसको हम बीजगणित विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, इसमें क्या करना है, आपको ध्यान ये देनी है। आप समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = क्या होता है, 0 होता है। ये होता है समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सामने समीकरण मौजूद हैं, पहले इनको हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे लिए a और b और c का वैल्यू निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं और करके 2x + 3y, और ये जो -5 है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा +5 = क्या होता है, 0। ठीक है, और ये हमारा हो गया x - 5y - 3 = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको भी 1 मान सकते हैं आप इसको, क्योंकि हमने कुछ इंटरचेंज नहीं किया, कुछ गुणा भाग करके हमने इसमें कुछ कन्वर्ट नहीं किए हुए हैं। बस थोड़ा सा हमने क्या किया है, जो c का वैल्यू था हम सही पोजीशन पर लेकर के गए हुए हैं। अब यहाँ से देखिएगा, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर सेकंड है। अब इससे जब कंपेयर करोगे तो ये a है, ये b है, ये c है। यानी ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, c का वैल्यू है। ये a का वैल्यू है, x का गुणांक यानी 1 का मतलब x का गुणांक 1 है, तो a का वैल्यू ये है। y का गुणांक -5 है, तो b का वैल्यू ये है, और ये c का वैल्यू है। लेकिन 2 समीकरण है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और c1 बराबर आपका हो जाएगा +5। इसी प्रकार a2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, b2 = क्या हो जाएगा, -5, और c2 = हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2। और जानकारी के लिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि अगर जो प्रतिस्थापन या विलोपन आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप प्रतिस्थापन और विलोपन के बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से हम सॉल्व करेंगे समीकरण को, जिसको हम बीजगणित विधि कहते हैं, उसका मेरे हिसाब से बच्चों के सामने ये प्रॉब्लम रहता है कि उसको याद करने में दिक्कत होती है। तो मैं एक बेसिक सा ट्रिक बता दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये ट्रिक ये है, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है मान लिया c। इसका मतलब अगर हम a से b जा रहे हैं तो b से c जाएंगे, फिर c से a जाएंगे। ठीक है, यानी ये सर्कल ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा, इसका लॉजिक क्या मैं समझाता हूँ। बीजगणित विधि का नियम ये होता है, यहाँ x बाई कर लीजिए, यहाँ इक्वल टू, फिर यहाँ y बाई कर लीजिए, फिर यहाँ पर 1 बाई कर लीजिए। ठीक है, अब हम स्टेप जो शुरू करेंगे वो यहीं से ऐसे शुरू करेंगे। यानी सबसे पहले हम क्या रखेंगे, BC, यहाँ BC, फिर माइनस यहाँ BC। ध्यान से देखिएगा, अभी जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ BC, यहाँ BC, BC हो गया। BC के बाद क्या रखेंगे, CA, यहाँ CA और फिर यहाँ CA। BC हो गया, फिर CA हो गया, फिर अब की बार AB। इसका मतलब यहाँ AB और माइनस यहाँ AB। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 रखना है। देखिएगा, यहाँ पर क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहाँ पर 1 रखना है। समझ गए, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। बस यही पहला, अगर जो आपने ट्रिक पकड़ लिया तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। 1 सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है,
यहाँ पर आपको शुरू करनी है 1 और 2। यहाँ पर क्या शुरू करना है 1 और यहाँ पर क्या है 2। अगर जो यहाँ 1 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 हो जाएगा। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 1 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 1। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये ट्रिक मैं आप ही के लिए बनाया हूँ और काफ़ी इजी है। 1 2 2 1, ठीक है, समझ गए। तो ये आपका होता है, इसका मतलब B1 C2 माइनस B2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका लॉजिक यही लगेगा। यानी शुरू करेंगे आप कहाँ से, BC शुरू करेंगे। BC, इसमें दोनों BC रहेंगे, इसमें दोनों CA रहेंगे, इसमें दोनों AB रहेंगे। बस वैल्यू रख दीजिए सीधा फटाफट। ये हो जाएगा x अपॉन, देखिएगा B1 का वैल्यू क्या है 3, यानी B1 का C2 में गुणा होगा तो B1 का वैल्यू है 3 और C2 का वैल्यू है कितना -3। फिर यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। B2 का वैल्यू है -5, ध्यान दीजिएगा। और C1 का वैल्यू कितना है +5 यानी 5। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए y में C1 का वैल्यू कितना है 5 इंटू A2 का वैल्यू कितना है 1 माइनस C2 का वैल्यू कितना है -3 और A1 का वैल्यू कितना है 2। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप A1 का वैल्यू कितना है 2, B2 का वैल्यू कितना है -5 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 1 और B1 का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। x अपॉन, अब देखिए प्लस माइनस का माइनस, 3 3 9 और देखिए ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी 25 इजिकल टू यहाँ पर y 5 1 जा 5, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस और ये 3 2 जा 6। फिर यहाँ पर आ जाइए 1 अपॉन 2 5 जा -10 और ये -3। यानी फाइनली अगर जब मैं यहाँ लिखूँ यहाँ पर तो x अपॉन हो जाएगा ये 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा +16, यानी x अपॉन 16 प्लस ये y अपॉन क्या हो जाएगा 5 6 11 और ये आपका 1 अपॉन -13 -10 -3 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे, यानी देयरफॉर x अपॉन 16 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन -13। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 अपॉन -13, ये x का वैल्यू निकल गया। और इसी प्रकार इसको इसके बराबर कर देंगे तो y अपॉन 11 इक्वल टू 1 अपॉन -13 और ये हो जाएगा y इक्वल टू 11 अपॉन -13। यानी x और y का वैल्यू बहुत इजी तरीके से हमारा निकल गया। अगर जो आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि सही है कि नहीं सही है तो किसी फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी रख दीजिए, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है -16 अपॉन 13। ये माइनस यहाँ, अरे भाई माइनस की 3 जगह होती है, यहाँ है, बीच में कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस ये है 3, y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू है -11 अपॉन 13 और आना कितना चाहिए इधर लेफ्ट राइट में -5 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा 16 दूना 32 यानी -32 अपॉन 13 और प्लस माइनस का माइनस 11 3 या 33 अपॉन 13। ठीक है, अब थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, नहीं गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। 32 और 33 कितना हो जाएगा 55, 55 नहीं 65 कितना हो जाएगा 65 -65 बस में कितना हो जाएगा 13, 13 5 जा -5 बराबर -5। देख रहे हैं आप, तो ये लेफ्ट और राइट आपका बराबर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का जो वैल्यू आया है वो क्या है, सही है। तो दोस्त ये रहा आपका बीजगणित विधि, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। तो बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा ये याद करने का जो हमने ट्रिक बताया उसको आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं आपके बुक का क्वेश्चन लगाते हैं, NCERT बुक का जो 3 जो अध्याय है उसका 3 का A शायद होगा, तो उसको हम लेकर के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ पर 2 क्लाइंट हैं, एक आफ्ताब है दूसरा उसकी पुत्री है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब करंट में क्या दिया है ये नहीं पता है, तो करंट का हम मान लेते हैं हल में क्या कर रहे हैं, माना आफ्ताब
व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, x तथा y है। इसका मतलब आफताब की उम्र इस समय क्या है, x, और उसकी पुत्री की आयु क्या है, y। इसलिए प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या होगा, क्या कह रहा है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, तो अगर 7 साल पहले है तो इसका मतलब अगर जो आफताब की उम्र इस समय x है तो 7 साल पहले का मतलब 7 माइनस होगा, और उसकी पुत्री की उम्र अगर इस समय y है तो 7 साल पहले क्या होगा, -7 होगा। यानी दोनों के उम्र में -7 का मतलब दोनों के उम्र में -7 किया जाएगा। ठीक है, कितना गुना था, 7 गुनी था। कौन 7 गुना था, ये था, ध्यान दीजिएगा, ये 7 गुना है। इसका मतलब जब पुत्री की उम्र में 7 का गुणा किया गया तब जाकर के ये बराबर हुआ। इसका मतलब 7 गुना कौन है, ये नहीं, ये 7 गुना है, कि 7 का गुना करना पड़ा हमें आफताब की उम्र को बराबर दिखाने के लिए। अब इसको क्या कर लो, समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लो सीधा। x - 7, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 7 का दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7y - 49, तो हो जाएगा x, और ये आपका -7y, और ये जो -49 है वहीं रहने दो, और जो -7 है उसको इधर कर देते हैं। तो अगली लाइन में हो जाएगा हमारा x - 7y = 49 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, 42, यानी -42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन कह रहा है यहाँ से, अब से 3 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट में कितना है, x है, अब पुनः प्रेजेंट में कौन है, आफताब, x है, उसकी लड़की कितनी है, y है। अब से 3 वर्ष बाद, इसका मतलब 3 वर्ष बाद, यानी इसके उम्र में भी 3 वर्ष का इजाफा होगा और इसके उम्र में भी 3 का इजाफा होगा। कह रहा अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी अब ये कितना हो जाएगा, 3 साल के बाद अपनी लड़की का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 3 का गुणा हो जाएगा, यानी 3 का गुणा जब हमने किया तब जाकर के ये बराबर हुआ। इसका मतलब 3 गुना कौन है, ये है। यहाँ से फिर से बना लो, x + 3, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 का y में करेंगे क्या हो जाएगा, 3y, और +3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अगली लाइन में हो जाएगा x, ये जो +3y है ये इधर हो जाएगा दूसरी साइड में, तो हो जाएगा -3y, और उधर क्या बच रहा है, 9, और ये +3 है उसको ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्वेश्चन में ये कह रहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। देखो ये बीजगणितीय रूप में हो गया, बीजगणितीय रूप में हो गया, आपको सॉल्व नहीं करना है, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिएगा ग्राफ रूप में कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ मैं बनाना आपको सिखा चुका हूँ, तो आप चाहें तो उसको ग्राफ रूप में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ग्राफ में क्या होगा भाई, समीकरण क्या कहता है, पहला वाला x - 7y बराबर कितना है, -42, x बराबर क्या हो जाएगा, ये -7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7y और -42। अब इस पर हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पर ऐसे करेंगे हम, भाई पॉइंट मिलेगा तभी तो ग्राफ बनाओगे आप, बगैर पॉइंट मिले ग्राफ कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ y का वैल्यू फटाफट रखेंगे और इसको सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, ग्राफ में अगर ज़रा सा भी दिक्कत हो आप हमारे इस पार्ट के फर्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, इस चैप्टर के आराम से मिल जाएगा। अब देखिए कुछ बड़ा बड़ा वैल्यू मानिए ताकि थोड़ा सा छोटा छोटा है। y का वैल्यू मान लो 6, सीधा 6 हमने मान लिया, तो 7 6 जा 42, 42 - 42 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, y का वैल्यू चलो सपोज दैट हमने 7 कर लिया। ठीक है, 7 करेंगे तो 7 7 जा 49, 49 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 49 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद x का वैल्यू सपोज दैट y का वैल्यू आपने ले लिया, थोड़ा छोटा ले लो, 5 कर दिया, तो 7 5 से कितना हो जाएगा, 35, 35 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। चलो आपने 0 नहीं लेना, 0 लोगे तो 42 होगा, और 42 लिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बड़ा वैल्यू इसीलिए आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद चलो 4 भी एक बार ले करके देखते हैं, 4 में ज़्यादा हो जाएगा, 4 नहीं लो, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 ले लो, 8 7 कितना हो जाएगा, 56, 56 में से 42 जाएगा, 42 है ना, 56 है, 56 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 4, यानी हो जाएगा लगभग 14। देखो 56 में से 42 जाएगा कितना हो जाएगा, 4, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 भी देखिए अच्छा खासा हो चुका है। ठीक है, और इसमें अगर जो आप चाहें
तो माइनस भी ले सकते हैं। 8 और 14 के बजाय थोड़ा सा माइनस वाले में ले लो तो मज़ा आ जाएगा। माइनस यहाँ पर ले लो 6, -6। तो अगर जब -6 ले लोगे तो ये -42, y का वैल्यू कितना -6 लेंगे तो ये -42 और माइनस नहीं गड़बड़ हो जाएगा, माइनस मत लीजिए, आप पॉजिटिव में ही करिए, तब वैल्यू थोड़ा सा छोटा आ सकता है। जैसे अभी लिया था कितना 8 था, सही था, 14 हो गया। बस इतना ही रहने दो, ज़्यादा इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं, वैल्यू ज़्यादा बड़ी आ जाएगी। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण क्या है? दूसरा वाला है, कहाँ गया ये, x - 3y बराबर कितना है 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y + 6। इसका आप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर x कर दीजिए, यहाँ पर y कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा x का वैल्यू आप रख दीजिए 0, y का वैल्यू क्या रख दीजिए 0। जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। देख रहे हैं, ये वाला मिल गया कि नहीं मिला? नहीं, अपोजिट है एक दूसरे के। चलिए फिर हम y बराबर रखते हैं, y बराबर हमने रख दिया, सपोज दैट 6 रख दिया। 6 रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 7 रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 रखेंगे तो भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब माइनस वाला हिसाब किताब रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। -1 रख दीजिए, -1 रखेंगे तो -3 + 6 कितना हो जाएगा +3 आ जाएगा। -2 रख दीजिए, -2 रखने से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, -3 रख दीजिए, -3 रखने से हो जाएगा -3 आ जाएगा। देखो यहाँ पर -3 रखोगे, ये +6 है, 3 त्रिक 9, -9 + 6, 9 में तो 6 जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 0 भी हो गया, 1 हो गया, 1 अगर जो रख देते हैं तो ये 3 × 3 ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये सब वैल्यू आपको मिल चुके हैं। अब देखना हमें ये है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, आप फिगर से अगर जो देख रहे हैं तो एक भी वैल्यू टैली नहीं कर रहा है, एक भी वैल्यू इसका टैली नहीं कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो समीकरण बनेगा, मैं आपको लॉजिक बता चुका हूं कि आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इस पर वैल्यू रख करके कंफर्म कर लीजिए कि ये लाइनिंग कैसी होगी। ठीक है, ये लाइनिंग कैसी होना चाहिए, देखिएगा कैसे होगा। ये A1 का वैल्यू कितना आया है, फार्मूला कितना, इक्वेशन कौन है, यही है। A1 का वैल्यू कितना है 1, A2 का वैल्यू कहाँ से मिलेगा 1, 1/1 बराबर इधर करिए। B1 का वैल्यू कितना है -7 और B2 का वैल्यू कितना है -3। ठीक है, अच्छा उसके बाद C1 का वैल्यू कितना है, ये इधर आप करेंगे तो हो जाएगा 42। ठीक है, और इसको आप इधर करेंगे तो हो जाएगा -6, तो ये माइनस कट गया। ठीक है, आप देख रहे हैं 1/1 इज नॉट इक्वल टू 7/3 इज नॉट इक्वल टू आपका ये कितना होगा 6 करने में 6, 6 से 42 यानी -7/1। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लाइनिंग जो आपस में बनेगी वो थोड़ा सा अजीब गजीब की बनेगी। इसका लाइनिंग जो बनेगा वो अजीब टाइप का बनेगा। ठीक है, आपस में एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपका बता रहा है। इंटरसेक्ट कब करते हैं, जब A1 = नॉट इक्वल टू B1/B2 होता। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने C1 को कंपेयर किया तो C1 भी इक्वल नहीं है, तो इसका जो फिगर बनेगा वो अजीब गजीब बनेगा। ठीक है, तो अब चाहें अब इसको आप फिगर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फिगर मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए। देखिए, अब मैं ऊपर वाले को रफ़ कर दे रहा हूँ, आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लें ताकि मैं फटाक से रफ़ कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हम इसको रफ़ कर देते हैं फटाक से ताकि आपको दिखे। देखिएगा इसका किस हिसाब से बनेगा, ये भी मैं हटा ही देता हूँ, थोड़ा सा जगह हमारे पास हो जाएगी। हमें इससे मतलब है पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट से हमें मतलब है, थोड़ा सुखा दिया जाए। अब देखिएगा यहाँ पर फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, देखते कैसे इसका फिगर बनता है। ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका। ये समझिए A लाइन है, ये समझिए B लाइन है। ठीक है, x का वैल्यू कितना है 0। 0 का मतलब थोड़ा सा पॉइंट आप मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x पर मैक्सिमम वैल्यू कितना है 14 तक तो कम से कम आपको बनाना ही पड़ेगा।
सेम डिस्टेंस होना चाहिए। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, थोड़ा टेढ़ा जा रहा भाई, 14 15 16, मतलब 14 तक तो होना ही चाहिए। वाई पर मैक्सिमम आपका 8 ले सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने कर लिया। दिख रहा कि आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर भी थोड़ा थोड़ा एक्स के माइनस डायरेक्शन में कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा -3 हो सकता है, और यहाँ पर -7 हो सकता है, मतलब 7 तक हम करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। और मेरे बच्चे, अगर जो आप कुछ समझ में ना आए, कोई टॉपिक अगर जो लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग कर रही है या फिर मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से ये कंफर्म हो जाए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सही लगता है तो भी और गलत लगता है तो भी, ठीक है। अब यहाँ पर फिगर हम बना लेते हैं। पहले ए का, एक्स पर 0 वाई पर 6। एक्स पर 0 का मतलब ना इधर ना इधर, वाई पर कितना है 6 है, वाई पर 6 का मतलब ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर एक्स पर 7, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, और वाई पर कितना होगा 7, वाई पर 7 एक्स पर 7, तो 7 कहाँ है 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपका ऐसे जाएगा और ये ऐसे लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आपको मिलेगा, एक्स पर 7 और वाई पर 7, ठीक है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद एक्स पर -7, -7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, और वाई पर 5, 5 का मतलब ऊपर, मतलब ये यही चीज़ जाएगी आपकी। 5 का मतलब 1 2 3 4 5, ये ऐसा, ये लगभग यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट। उसके बाद एक्स पर कितना है 14, 14 का मतलब इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वाई पर कितना है 8, वाई पर 8 का मतलब ऊपर जाएगा। ऊपर जाने का मतलब ये सीधा ऐसे जाएंगे आप, 8 जरा मिला दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जाएगा इसके ऊपर, यहाँ लगभग, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो अगर जब मिलाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेट रेखा देखने को मिलेगी। ये किसका हो गया, ये ए का हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम बी पर। बी पर हमारा क्या कहता है, बी पर कितना है, एक्स पर 6 वाई पर 0, 6 1 2 3 4 5 6, वाई पर कितना है 0, 0 का मतलब ना ऊपर जाना नीचे जाना, यहाँ पर एक पॉइंट ये हो गया। एक्स पर 3 1 2 3, वाई पर कितना है -1, -1 का मतलब नीचे, नीचे का मतलब यहाँ पर, इसको आप मान सकते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा। तो ये आपका एक्स पर कितना था 3 था 1 2 3, और वाई पर कितना है -1, इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया, एक पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। एक्स पर 0, 0 का मतलब ना इधर ना उधर, यहीं पर ओरिजिन पर रहेगा। वाई पर -2, वाई पर -2 का मतलब यहाँ पर एक आपका यहाँ पर आ गया। एक्स पर -3, -3 का मतलब 1 2, -3 इधर जाएगा 1 2 3 -3, और वाई पर भी -3 मतलब 1 2 और -3, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर। एक्स पर कितना है 9, 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वाई पर कितना 1, 1 का मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखेंगे और मिलाएंगे तो आपको ये लाइनिंग आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जो इस लाइनिंग को हम मिलाएं सीधा से, तो शायद हो सकता है काफ़ी दूर पर जा कर के ये एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो उसके हमें चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इसके चक्कर में पड़ना है, ठीक है, कि इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार का होगा। देख रहे हैं ना लाइनिंग किस हिसाब से, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसा इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको देना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। यही क्वेश्चन लगा करके मैं क्लास को एंड अप करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको फटाफट समझ लेते हैं, बाकी जो तीसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब कह रहा है यहाँ पर एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदता है। यानी 2 आर्टिकल हैं हमारे पास,
इन्हीं दोनों को हमें मानना पड़ेगा, एक बल्ला है और दूसरा गेंद है, ठीक है। 3 बल्ला और 6 गेंद ये 3900 रुपये में खरीदता है। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें वह 1300 रुपये में खरीदता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो बीजगणितीय रूप में हम आपको बता देंगे, ज्यामितीय रूप में आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी नहीं होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, मान लेते हैं इसमें करना क्या है, इसमें गेंद और बल्ला 2 चीज़ है, तो मान लेते हैं, माना बल्ले को x तथा गेंद को y से निरूपित किया जाता है। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद। कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले हैं। तो बल्ले को किससे निरूपित किया जा रहा है? x से। और कितने बल्ले हैं? 3 बल्ले हैं। और गेंद को y से हम निरूपित कर रहे हैं, कितना गेंद है? 6 गेंद है। और इन दोनों का पैसा यानी दोनों मिला करके कितना खर्चा होता है? 3900 रुपये, ठीक है। ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या कहता है, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद, एक और बल्ला, एक बल्ला का मतलब हो जाएगा x गुणे 1, बल्ले को आप 1 से शो कर रहे हैं, एक और निकाला तो 1 का गुणा हो जाएगा, तो आप 1 रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गेंदें हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3y कितने में? 1300 में खरीदता। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया बाबू आपका बीजगणितीय रूप, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन बताया था उसमें आया था क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, उसका कोई ना कोई हल जरूर होगा, यूनिक हल उसका जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमने खींचा था फिगर में, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को पैरेलल नहीं थी, दोनों लाइनें एक दूसरे से पैरेलल नहीं थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर जरूर वो काटती, ठीक है, आगे बढ़ाने पर काटती, तो उसका एक आंसर तो जरूर होता। पैरेलल होता है तो कोई आंसर नहीं होता है, एक दूसरे से संपाती होती है तो अनंत आंसर उसका होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राई कर लेंगे। ट्राई करने का मतलब देखो, यहाँ पर अगर जो a1/a2 बराबर b1/b2 इसको हम चेक करते हैं और c1/c2 को चेक करते हैं, देखो क्या आता है। a1/a2 का मतलब 3/1, b1/b2 का मतलब 6/3 और c1/c2 का मतलब ये दोनों इधर करोगे ना तो हो जाएगा -3900 बटे में -1300। तो फाइनली ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? 13 यहाँ कितना हो जाएगा? 39। तो ये 323 आपका दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कि ये जो पहला वाला है कंडीशन आपका क्या कहता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई यूनिक हल होगा, एक हल यूनिक कोई हल होगा, ठीक है। दूसरा कहता है a1/a2 इज इक्वल टू आपका b1/b2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने देखा होगा कि इस कंडीशन में क्या होता है, बताइए जी, फटाफट बताएं आप। इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि ये समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। और तीसरा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और अपान c1/c2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये संपाती होती है, इसका मतलब अनंत, ठीक है। अनंत इसके हल होते हैं, इसके कोई हल नहीं, इसका अनंत हल, इसका एक हल। तो हमारा ये कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन a1 b1 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये अगर देखा जाए तो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, बाकी लास्ट वाला फॉलो कर रहा है। तो लास्ट वाला जो फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये तीनों जो अगर जो फॉलो कर रहे हैं तब तो लास्ट में फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो हल होगा कहीं ना कहीं यूनिक हल जरूर हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला क्या कर रहा है, पहला वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यूनिक हल होगा, मतलब एक हल इसका जरूर निकलेगा। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से आप करेंगे तो वो रेखा कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके कॉपी पर उतना ना आए, हो सकता है कि वो कॉपी पर ना आए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, इसलिए क्योंकि वो कंफर्म है कि वो समांतर नहीं होंगी और संपाती नहीं होंगे। तो इसका कहीं ना कहीं एक हल आपको ज़रूर मिलेगा और उस हल को आप शो भी कर सकते हैं, नहीं भी शो कर सकते हैं। अगर तो कॉपी पर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख दीजिएगा इसका कोई ना कोई हल ज़रूर होगा, ठीक है। दोस्त बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा वीडियो देखा और इसी तरीके से आप जो है बने रहें इस पर, अच्छे अच्छे कंटेंट में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्लेलिस्ट में मौजूद है सारी की सारी वीडियो, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। 3 अभ्यास का हो चुका है, ये चौथा अभ्यास आपका चल रहा है
और उम्मीद है कि ये थोड़ा सा टॉपिकल, थोड़ा सा ये जो चैप्टर है थोड़ा सा इसमें ज़्यादातर हमें जो है वीडियो बनाना पड़ेंगे। मुझे लगता है कि 7-8 वीडियो 9 वीडियो तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर रखें उसको, और उसको जो है अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है आपकी तरह और भी जो बच्चे हैं उनको भी ये सुविधा मिल सके और आराम से पढ़ करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।